हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोग 10 चैप्टर एनसीईआरटी फिज़िकल ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी अभी तक क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी का ही एक एक्सटेंडेड पोर्शन है, उसके बारे में आज आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज़ चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में विंड्स का मूवमेंट देखा था। अब विंड्स के अलावा एक ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर होता है जो कि क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करता है। तो ह्यूमिडिटी के रिलेटेड क्या टर्म्स होते हैं, किस तरह से इफेक्ट करता है, वो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट थिंग इज देयर इज़ अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये इस बात से तो हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि हमने पढ़ा था कि सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन आती हैं, अर्थ पे स्ट्राइक करती हैं, फिर वहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन पास होती हैं। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन पास होती हैं और एयर को वार्म करती हैं कंडक्शन से, फिर वो एयर मास कन्वेक्शन से ऊपर मूव करता है, और मूव करने के बाद जब ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि उस एयर मास को कंडेंस होना पड़े, तो वो जहाँ पर वो एयर मास अपना जो गैस बन जाता है उस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब वो लिक्विड बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगता है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात करी कि जब लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ से निकलती हैं तो यहाँ से अगर ओशन से देखें तो बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाती हैं। वो मॉइस्चर लिक्विड फॉर्म में होता है, उस लिक्विड को वो मॉइस्चर को इवेपोरेट करती हैं और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, गैसियस फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक फेज चेंज भी देखने को मिल रहा है लिक्विड से गैस। और हमें पता है कि जब लिक्विड से गैस में जब फेज चेंज होता है तो एक एनर्जी छुपी होती है जो इसको कन्वर्ट कर रही होती है। वो एनर्जी आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, वैसे तो हम हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन जब आपका फेज चेंज होता है तो वो सेम टेम्परेचर पे चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए 100 डिग्री ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री ऑफ वेपर, या फिर कह लीजिए 100 डिग्री ऑफ गैस। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है लेकिन फेज चेंज हो रहा है। तो इस फेज चेंज के लिए एक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज द एनर्जी रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और ये लिक्विड से गैस बन के लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस गैस को हम क्या कहेंगे, वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर जब एयर में है तो इस वाटर वेपर को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के अलावा कुछ और जैसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एयर का हमने एक टुकड़ा उठाया। ठीक है, अब इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है ना, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्योंकि आप ज़मीन पर रहिए, आसमान में पहुंच जाइए, ये 5 मॉलिक्यूल्स के 5 मॉलिक्यूल्स चेंज होने वाले नहीं होने वाले हैं। तो चेंज क्या होता है, तो होता ये है, ये जो एयर मास है जितने मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है वो उसकी कहलाएगी कैपेसिटी। और कैपेसिटी का रिलेशन ये होता है जब टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, समझ से जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा तो कैपेसिटी भी घटती जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी अगर अर्थ के करीब हैं आप तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और इस सेम एयर मास की कैपेसिटी एक हाइट पे जाकर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स तो इसमें तब भी रहेंगे बट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी।
तो यानी कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में ह्यूमिडिटी कितनी है उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब कैपेसिटी आपकी भर फुल हो जाती है, ठीक है, और उसमें आप ह्यूमिडिटी बढ़ाते रहेंगे, जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम एक टर्म लेके आते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर यूनिट कैपेसिटी। कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में ह्यूमिडिटी कितनी है, मान लीजिए फुल हो जाए, ठीक है, जितनी कैपेसिटी उतनी ह्यूमिडिटी हो जाए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100%। और जब ये 100% हो जाती है तभी उसके बाद हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन जब आपका क्या कहते हैं कैपेसिटी फुल हो जाए, ठीक है, जैसे जब आपका पेट फुल हो जाता है हम क्या कहते हैं, हमारा पेट फुल हो गया, ऐसी इसकी भी एक कैपेसिटी है। जब ये फुल हो जाएगा इसको भी कोई नाम नाम देंगे, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, यानी अब सेटिस्फाइड है, ये सैचुरेटेड है। अब इसमें एक और भी मॉलिक्यूल की गुंजाइश नहीं है, अगर ये एक और भी मॉलिक्यूल गया तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को जहाँ पर मॉइस्चर अपनी फुल कैपेसिटी को गेन कर ले, एयर की कैपेसिटी फुल हो जाए मॉइस्चर से, उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड हुआ है इसका मतलब, अगर बट इसी सेम एयर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। और मान लीजिए अगर इसका टेम्परेचर घटा दें तो इसकी कैपेसिटी और घट जाएगी। यानी कैपेसिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कैपेसिटी आपकी फुल हो रही हो, जिस पर हमें सैचुरेशन देखने को मिल रहा हो, उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया है ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये दो टर्म याद रहेंगी। ऐसी कंडीशन जब कैपेसिटी फुल हो, सैचुरेशन, सैचुरेटेड एयर कहलाएगी। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपको सैचुरेशन अचीव हो रहा हो, वो टेम्परेचर कहलाएगा ड्यू पॉइंट, ओके। थोड़ा सा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन देख लेते हैं। इवेपोरेशन में हमने देखा कि अर्थ से गैस इवेपोरेट होके बाहर जा रही है, ये इवेपोरेशन है, बाय विच वाटर इज ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। अब टेम्परेचर एट विच द स्टार्ट वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, यानी लेटेंट हीट की बात करी ना, यानी यहाँ से ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से गैस में बन रहा होगा, ऐसी एनर्जी जो इसको लिक्विड से गैस में बना दे, फिर उसके बाद ये ऊपर राइज करने लगेगा, तो उस एनर्जी को हमने नाम दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी इस ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। दैट वाज अबाउट द इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर्स में भी इवेपोरेशन तक ही बात की थी। अब इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन पे बात करेंगे, ठीक है। अब आपने एक एयर मास लिया, ठीक है, कैपेसिटी अच्छी थी, बट ये जब हीट अप करेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर जब भी भागा तो ऊपर टेम्परेचर गिर गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, और ये इसकी कैपेसिटी भी डाउन हो गई, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई। तो ये तो हम प्रेसिपिटेशन की कंडीशन पे जा रहे हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ जाएगी प्रेसिपिटेशन के चांस इतना बढ़ जाएंगे। बट ये मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं, मॉलिक्यूल्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे अभी तक जो गैसियस स्टेट में थे, जब टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा तो जो इन्होंने हीट ली थी इसको ये रिलीज करने लगेंगे, ठीक है ना। जो हीट ये एब्जॉर्ब करे बैठे थे उसको ये लूज करने लगेंगे। कंडेंसेशन इज कॉज बाय द लॉस ऑफ हीट, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्होंने ली थी वो ये हीट को लूज करने लगेंगे, और ये वाटर वेपर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में, ठीक है।
यानी अब ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द फॉल डाउन इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इवेपोरेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, कंडेंसेशन में एनर्जी लूज कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर वाली एयर है, जब ये कूल डाउन होगी तो ऐसी भी एक कैपेसिटी आ सकती है जहाँ पर इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी फुल हो जाए। जैसे कि हमने देखा ना कि जब ये सेम कैपेसिटी वाला एयर मास ऊपर टेम्परेचर में आएगा, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट इसमें उतना ही है, तो कैपेसिटी कम होने से इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और जब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के पार होगी तो यह प्रेसिपिटेशन करने लगेगा। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म। अब एक टर्म और होता है सब्लिमेशन। इसको बस इतना याद रखना कि अगर लिक्विड से गैस से लिक्विड ना बन के वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता तो वो सब्लिमेशन कहलाता। ठीक है, एक स्टेप छोड़ के वो सब्लिमेशन होता। तो इस सब्लिमेशन का अपने चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब हमें तो पता है ना कि गैस तो एटमॉस्फेयर में टिक जाती है बिकॉज इट इज़ लाइट इन वेट, बट वाटर वेपर नहीं टिकेंगे, ये नीचे ही आ जाएंगे भले ही कैपेसिटी फुल ना हुई हो। तो यानी कुछ ऐसी चीज़ है ना सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर जो इनको अपने सहारे रोके हुए हैं। तो उन्हीं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन जो इन सबको रोके हुए होते हैं उनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ये चीज़ हम लोग फॉग में भी देखेंगे और ड्यू में भी देखेंगे। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जैसे आपने देखा होगा जब कोहरा होता है, फॉग होता है, तो वहाँ पर अगर उसके नियरेस्ट कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उस पर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। ड्रॉपलेट्स क्यों बन जाती हैं, क्योंकि वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पर आपका एक उसको सरफेस दे देगा जहाँ पर वो कूल डाउन हो जाए। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा एक ठंडे पानी की बॉटल रखी है, उसके अराउंड ड्रॉपलेट्स बन जाती। क्यों बन जाती, क्योंकि एयर जो है हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना, वेपर है, जब वो ये कूल पार्ट से टकराती हैं, ठीक है, तो वो अपना एनर्जी को लूज करेंगी। एनर्जी हाई टू लो फ्लो करती, हाई टू लो जो है फ्लो करेगी, तो ये एनर्जी अपना लूज करेगी इसके अराउंड वाली एयर, और यहाँ पे गैस से वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। तो ऐसे ही कुछ कंडेंसेशन में हो रहा है। और अगर उसको सराउंडिंग में कोई पार्टिकल मिल जाएगा जिसपे वो टिक जाए तो उस पार्टिकल को कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। जैसे कि जब आपकी जो गैस थी वाटर ड्रॉपलेट बनी, तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल थे, उनके सारे ये टिक गए। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। कंडेंसेशन की कुछ कंडीशंस हैं, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, और मॉइस्चर को इवेपोरेशन के ज़रिए ऐड कर दिया जाए। 3 कंडीशंस हैं, एक 1 बाय 1 देख लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड, जैसे हमने देख लिया ना कि ड्यू पॉइंट आ गया, यानी सैचुरेशन वाला टेम्परेचर अगर हम लोग ले आए तो उसके बाद तो कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया तो कैपेसिटी कम हो गई, और टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया तो वो भी आपकी कैपेसिटी कम करने में मदद कर रहा है। मॉइस्चर को ऐड कर दिया तो कैपेसिटी भले ही उतनी थी, बट मॉइस्चर को ऐड करने से आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो यानी ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं किस पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही आपका फैक्टर रोल प्ले करता है प्रेसिपिटेशन को जज करने में। यानी अगर आप अपने वेदर फोरकास्टिंग देखेंगे तो इसमें आरएच लिख के आता है, ये वही आरएच है जो बताता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी, जितनी ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी प्रेसिपिटेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ड्यू। सो अब तक हम लोगों ने कंडेंसेशन के बारे में बात करी है कि कंडेंसेशन क्या होता है,
अब कंडेंसेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ देम इज़ द ड्यू। जब मॉइस्चर डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स rather than nuclei in air above the surface। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करा था कंडेंसेशन में क्या था, कुछ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई थे, उन पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपकी डिपॉजिट हो रही थी। लेकिन जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि ये लीफ पर आपका वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होने लगे, तो इस तरह के कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं। यानी आपका जो गैस है, वाटर वेपर है, वाटर वेपर आपका अपनी एनर्जी किस पे, एक लीफ पर लूज कर देगा। ठीक है, और खुद जो उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इस तरह से आपको दिखने लगती हैं। तो इस तरह की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पर ड्रॉपलेट्स बनाए, ना कि किसी एक हाइड्रोस्कोपिक छोटे से न्यूक्लियाई पे बनाए, तो इस तरह के जो मॉइस्चर बनते हैं उसको कहते हैं ड्यू। कब बनेंगे आपके, जब एक क्लियर स्काई होगा, काम एयर होगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, ये कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का अबव और बिलो का मतलब क्या है? बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट मतलब -1। मान लीजिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो बिलो मतलब -1 -2 ये सब, और अबव मतलब 1 2 ये सब। ठीक है, अगर अबव द फ्रीजिंग, अगर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेगा, आइस दिखेगी, और उस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, वाटर दिख रहा है इसका मतलब ये अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ही होगा। बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा तो आपको आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट वन इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्क कितना है कि ये बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, कोल्ड सरफेस पे बनेगी जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो चला जाएगा। एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स। आइडियल कंडीशंस क्या हैं, वही है जो कि ड्यू के लिए थी, बस ये कि एयर टेम्परेचर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू और फ्रॉस्ट में डिफरेंस कितना है फ्रीजिंग पॉइंट का? ड्यू में फ्रीजिंग पॉइंट आपका अबव द फ्रीजिंग पॉइंट है, और फ्रॉस्ट में टेम्परेचर आपका बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बारे में ये डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट वन इज फॉग एंड मिस्ट। फॉग एंड मिस्ट कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस इनकी विजिबिलिटी का डिफरेंस है। फॉग की विजिबिलिटी सबसे कम होती है, मिस्ट की उससे ज़्यादा होती है। फॉग होता क्या है, क्लाउड होता है विद इट्स बेस एट और वेरी नियर द ग्राउंड। अब जो हम लोगों ने बात करी है कि कंडेंसेशन होता है जब आपकी वेपर अपर एटमॉस्फेयर मतलब थोड़े डिस्टेंस पे जाकर टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो वहाँ पर जो आपका वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है। तो मान लीजिए कि सर्दी का टाइम है और ये कंडेंसेशन आपका हाइट पे ना जाकर वहीं आपके नॉर्मल जो अर्थ के नियरेस्ट हाइट पर ही हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि कंडेंसेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया। अब वही टेम्परेचर विंटर्स में क्या हो रहा है, आपके अर्थ के सरफेस के नियर ही कम हुआ जा रहा है। तो ये वही कंडेंसेशन जो आपको हाइट पर देखने को मिलता था, अब आपको अर्थ के नज़दीक देखने को मिल रहा है। तो उस कंडेंसेशन को हमने नाम दिया है फॉग। ये सब है क्या, ये सब टाइप ऑफ कंडेंसेशन ही है। और जब फॉग में स्मोक मिल जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, तो उसको हमने नाम दे दिया स्मोक। और मिस्ट और फॉग एक ही चीज़ है, बस ये है कि मिस्ट में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। क्लाउड, अब क्लाउड भी क्या है, एक कंडेंसेशन ही का ही टाइप है। आपने जो वाटर वेपर ऊपर भेजा, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए, ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, एक क्लाउड ही तो बनाएंगे। इट इज़ द मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable elevations। अब उनकी हाइट के हिसाब से, एक्सपेंशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से क्लाउड्स को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं।
सिरस क्लाउड्स वो होते हैं जो आपके एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पे बनते हैं, अराउंड 8 टू 12 किलोमीटर के बीच, बहुत ही थिन होते हैं और कुछ ऐसे फेदरी होते हैं, ये फेदर्स की तरह आपको दिख रहे हैं, बहुत ही थिन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूमुलस। क्यूमुलस क्लाउड्स जो होते हैं आपके मीडियम में मिलते हैं, जैसे कि 4 से 7 किलोमीटर के बीच में मिलेंगे, पैचेस में होते हैं और इनका बेस जो होता है फ्लैट होता है। तो एक क्वालिटी ये हो गई। नेक्स्ट इज स्ट्रेटस। स्ट्रेटस, द वर्ड एसोसिएटेड विद इट इज स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स, यानी आपको यहाँ लेयर्स देखने को मिलेंगे, लेयर बाय लेयर इस तरह से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। These are layered clouds covering large portions of the sky, generally formed either due to the loss of heat or the mixing of air masses with different temperatures. लॉस ऑफ हीट हमने पढ़ा था, लॉस ऑफ हीट में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। जहां आपको लॉस ऑफ हीट दिखे मतलब वहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होता है। या फिर एयर अलग अलग डिफरेंट मासेस मीट कर जाए, एयर मासेस हमने देखे थे, जब एयर मासेस मीट करेंगे, ये मान लीजिए हाई टेम्परेचर का है, ये लो का है, तो जब ये मीट करेंगे तो कुछ इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेंगे। बीच का टेम्परेचर मान लीजिए एक का 10 है, एक का 20 है, तो वो कुछ 15 पे आएंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज निम्बस। निम्बस आर द क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल। निम्बस क्लाउड्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं या फिर डार्क ग्रे होते हैं, ठीक है। मिडल लेवल्स पे फॉर्म होते हैं और सरफेस ऑफ द अर्थ के ज़्यादातर ये यही करीब होते हैं, बहुत डेंस होते हैं और ओपेक होते हैं, ठीक है। डेंस होने की वजह से इनकी कैपेसिटी लगभग बहुत ज़्यादा फुल होती है, तो ये जो रेनफॉल के लिए मेनली यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। शेपलेस मास ऑफ थिक वेपर। तो इन्हीं तरह के क्लाउड का जो मिक्सचर होता है उनको हमने इन 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड, क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। हाई क्लाउड्स में आपका सिरस हो गया, सिरोस्ट्रेटस और सिरोक्यूमुलस। हाई में एक वर्ड आपको कॉमन मिलेगा, सिरस। मिडल में अल्टो, ठीक है। लोअर क्लाउड्स में आपके दो ये हो गए, स्ट्रेटो एंड निम्बो स्ट्रेटस। तो ये आप देख सकते हैं, हाई क्लाउड में आपको मिल रहा है सिरो वाले मिल रहे हैं, मिडल में अल्टो और लोअर में आपको स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस। अब एक और क्लाउड होता है क्यूमुलो निम्बस, जो कि बहुत हाई क्लाउड होता है, जो कि कभी कभी क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या कहते हैं, हीट की वजह से, मान लीजिए कोई पोर्शन बहुत तेज़ी से हीट हुआ, तो एयर बहुत तेज़ी से जब फास्ट राइज करती है तो ये कुछ क्लाउड्स इस तरह से बनाती है। तो इसको एनविल शेप्ड होता है ना, एनविल जो आपने कॉबलर्स के पास देखा होगा, कुछ इस तरह की होता है जिसपे शूज़ को फिक्स किया जाता है, तो ये एनविल शेप्ड होता है, इसलिए इसका नाम हमने एनविल शेप्ड कहते हैं, और वैसे इसका नाम है क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। तो कंडेंसेशन की टाइप्स की बात हो गई। अब जब कंडेंसेशन, अभी हमने बात करी है कि जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो गैस से कन्वर्ट हुई हैं, अभी वो बरसे नहीं है, गिरे नहीं है, ऐसा नहीं वाटर ड्रॉपलेट बन गई तो वो गिर गई, अभी वो गिरे नहीं है, अभी वो कंडेंस होके एटमॉस्फेयर में ही टिके हुए हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में ही टिके हुए हैं। अब ये यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या रीजंस होंगे इनके निकलने के, तो वही हमने कहा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सब कंडीशंस लीड करेंगी प्रेसिपिटेशन के लिए। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन जो होता है अगली कंडीशन होता है आफ्टर द कंडेंसेशन, और यह कह सकते हैं कि जो आपका मॉइस्चर था अब वो अर्थ पे फॉल डाउन करे, ठीक है। आफ्टर द कंडेंसेशन द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, हेल स्टॉर्म होता है, स्लीट होता है, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल में हमने सिंपली देखा है आपका जो एयर आपकी कंडेंस होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, फिर एक टाइम बाद जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगी तो इनको हम कहेंगे रेनफॉल। अब यही सब कारनामे मान लीजिए बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट हो रहे हैं, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तो जब वो आइस क्रिस्टल्स गिरेंगे तो वो कहलाएंगे स्नोफॉल, ठीक है। दो चीज़ें और समझ लेते हैं, स्लीट और हेल स्टोन्स। अब ये क्लाउड बरसने तो वाटर ड्रॉपलेट्स बरसाने वाला था,
बट क्या हुआ, एकदम से वार्म एयर आई, वार्म एयर इसको पुश करके ऊपर ले गई। ठीक है, तो ये वाटर क्या था, आइस क्रिस्टल्स बन गए छोटे छोटे। फिर ये जब बरसने वाला था, फिर वार्म एयर आई और इसको ऊपर ले जाके और ऊपर ले गई। तो ये और टेम्परेचर कम हो गया, तो ये आइस क्रिस्टल्स आपस में मर्ज करने लगेंगे, तो और बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और इन्हीं आइस क्रिस्टल्स को हम हेल्स कहते हैं। तो जब ये बरसेंगे तो इनको हम कहते हैं हेल स्टॉर्म या फिर हेल स्टॉर्म्स। ठीक है, जैसे पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोल्ड एयर थी, अगर ये आइस क्रिस्टल्स अगर वार्म एयर के बीच में वार्म एयर मिल गई तो ये मेल्ट डाउन होके आपको रेन दे देंगे। फ्रीजिंग रेन नहीं देखेंगे, स्लीट देखेंगे। स्लीट का मतलब क्या है, आपका कोल्ड एयर आ रही थी, जो फ्रोजन प्रेसिपिटेशन था, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो आपका आइस क्रिस्टल्स बन गए थे वो मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद वो यहाँ पर वार्म एयर से टकराएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर से, सॉरी, जब आपका यहाँ से फ्रीज प्रेसिपिटेशन, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन थी, वार्म एयर के कांटेक्ट में आएगी, मेल्ट करेगी। मेल्ट करने के बाद कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगी, वो फिर फ्रीज करेगी। यानी ये 2-3 बार जो प्रोसेस रिपीट होता है, इसकी वजह से जो आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है वो कहलाती है स्लीट। जहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्ट कोल्ड एयर का कांटेक्ट देखने को मिले वो कहलाएगा स्नो। ठीक है, यहाँ पर कोल्ड के बाद डायरेक्ट वार्म एयर ही दिख रही है, तो इसलिए इसको कहेंगे रेन। सो ये हमारा प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद रेनफॉल के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सन से आपका क्या कहते हैं, हीट आती है, द सन हीट्स ऑन द ग्राउंड, ये इस तरह से हीट आ रही है। ठीक है, और उसके बाद वार्म एयर आपकी राइज कर रही है, और वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह बन रहे हैं, और आपके क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो बारिश होती है, यानी एयर की हीट करने से और कन्वेक्शनल राइज होने से वेपर के, वो कहलाती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेन, यानी ओरिजिन, ओरोग्राफिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद माउंटेन्स। तो इसमें क्या होता है, आपकी एयर सीधी सीधी चल रही होती है, बट चलते चलते वो क्या है, किसी एक माउंटेन से टकरा गई, तो ये ऐसे जाने की जगह ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ उठ गई तो वहाँ पर एक क्लाउड का मॉइस्चर कैपेसिटी, मॉइस्चर बढ़ाएगी, यानी आरएच बढ़ाएगी। आरएच बढ़ाएगी तो वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो इसमें रेनफॉल वन साइडेड देखने को मिलती है, दूसरी साइड आपको सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से रेन आती है, यहाँ से घाट से टकराती है, तो इस साइड तो रेन मिलती है, बट इस साइड ड्रॉट्स की कंडीशंस रहती हैं। तो ये तो हो गया ओरोग्राफिक रेन। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेन, के बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं। एक वार्म फ्रंट था, एक कोल्ड फ्रंट था, ये दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर से कोल्ड फ्रंट है, इधर से वार्म फ्रंट है, तो पुश करने की कोशिश के चक्कर में कुछ इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है, साइक्लोनिक मूवमेंट। तो इस तरह से जो रेनफॉल बनती है उसको साइक्लोनिक रेन कहते हैं। ये हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद था वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जो आपका इक्वेटोरियल यानी ये ब्लू वाला रीजन है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश रहती है। अब सिर्फ इंसुलेशन हाई होना ही हमारा रीज़न नहीं है, इसके अलावा और भी रीजंस हैं जिस पे प्रेसिपिटेशन डिपेंड करती है, जैसे कि ईस्टर्ली वेस्टर्लीज हमने डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ईस्टर्लीज देखने को मिलेंगे। ईस्टर्लीज क्या करेंगे, यानी हवा ऐसे चल रही है तो यहाँ से मॉइस्चर इधर आएगा, तो मॉइस्चर आपका इधर आने की वजह से इधर साइड प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, और इधर साइड डेजर्ट जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कोल्ड करंट, वार्म करंट का भी सीन रहता है, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक आइडिया था कि प्रेसिपिटेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड का। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है
कि इस तरह से चेंज करना चाहिए, पढ़ाने के पैटर्न में आपको लगता है कोई चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। या फिर आप मेरी ईमेल आईडी ले सकते हैं int.ali@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको कुछ अलग से कोर्सेज चाहिए या फिर जो भी आपको फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।